तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब फिलहाल यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंसेस थी वो बैटल करने के लिए निकल जाती। वहीं जियांग किंग एक लाइट का बैरियर बना देती और आखिरी काम लीलू पर छोड़ देती। मतलब इस जगह की इसे रखवाली करनी अगर कुछ वैसा हुआ तो। अब आगे इधर फर्स्ट प्रिंसेस वर्सेस 4 लिम्ड डीमन आई सरपेंट का बैटल चालू हो चुका था और बैटल देखकर लग रहा था कि दोनों बराबर के हैं, मतलब इवनली मैच्ड हैं। मतलब इतना इजीली तो ये हरा नहीं पाएंगे। और जियांग किंग कितनी मदद कर पाएगी ये लीलू के ऊपर डिपेंड करेगा। इधर जियांग किंग का वर्ल्ड ऑफ लाइट ने बहुत सारे लो लेवल के क्रिएचर्स को तो यूं ही निपटा दिया था और लीलू इस बैरियर के अंदर था, तो वहां पर जो क्लिनजिंग ड्यू था ना ये उससे लगा रहा था। बिल्डिंग के टॉप पर लगा देता है, फिर ये अगले लोकेशन पर मूव करता है। मतलब इस टाइम का इसे भरपूर इस्तेमाल करना है। और 10 मिनट बीत जाते हैं, लीलू अलग अलग लोकेशंस पर जाता और ये क्लिनजिंग ड्यू मतलब जो कि एविल्स को खत्म करता है ऐसा समझो, ये पोर करते जाता है, एक बूंद वहां पर गिराते जाता है जिससे यहाँ पर लाइट और स्ट्रांग होने लगती है। अब देखो जियांग किंग ने जहां से ये लोकेशन स्टार्ट किया था अपने सेंटर से, तो लीलू जितना दूर जा रहा था तो ये जो ऑरा थी वर्ल्ड ऑफ लाइट की जियांग किंग की वो वीक पड़ते जाती है। तो आगे में जो क्रिएचर्स मिल रहे थे जो कि इरोडिंग क्लास के थे, अब वो वहां पर इसे थोड़ा रोक रहे थे, तो लीलू को थोड़ा टाइम लगता है। अब लेकिन क्योंकि पहले से ये भी स्ट्रांग था तो ईजिली इन्हें काटते पीटते आगे बढ़ रहा था और अलग अलग लोकेशंस पर अपना क्लिनजिंग ड्यू गिराते जाता है। 3 जगह शायद इसे और गिराना था, फिर ये जो लाइट है ना क्लिनजिंग लाइट का बैरियर एक बन जाएगा और 2 जगह से ये और ज्यादा मतलब बूंद गिरा देता। अब बचा था आखिरी लोकेशन, एक स्टोन टावर जो कि इसका फाइनल लोकेशन था। और लीलू जैसे आगे बढ़ता यहाँ पर एक शार्प आवाज इसे आती, एक्सप्लोजन जैसा होता। हालांकि लीलू चौकस था, फिर भी इसे लगा नहीं था यार कि यहाँ पर कोई आ सकता है। लीलू तुरंत ही मतलब क्योंकि इसने एक अपना डिफेंसिव ट्रेजर भी पहना था उससे ये काउंटर करता और तुरंत ही अपना जो इसका पावरफुल अटैक था 1000 वाटरी नाइफ्स आर्ट ये उसे यूज करता है। हालांकि इसके ये भी अटैक को सामने वाली जो औरत थी डिसॉल्व कर देती। लीलू पूछता तुम हो कौन, मुझ पे क्यों अटैक कर रहे हो, क्योंकि ये पावर रेजोनेंट मास्टर लेवल से ऊपर था। और फिलहाल हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता जो कि ब्लैक आर्मर में था, आंखें इसकी काफी कोल्ड थी। लीलू इतना तो समझ जाता ये बंदा ह्यूमन है, कोई क्रिएचर नहीं है। बट ये लीलू को रोक क्यों रहा है अगर ये इंसान है तो। लीलू दोबारा से पूछता है यार हमारा मिशन तो यही है ना कि इस जगह को क्लियर करना है। और लीलू जानता था ये बंदा आराम से अर्थफिंड लेवल पे है और लीलू लगभग सक्सेसफुल होने ही वाला था, बट ये बंदा बीच में आ गया था। और मानो ये बंदा जो था ना ये लीलू के सवाल सुन ही नहीं रहा था, ये लीलू पर चार्ज करता है। अब जैसे नाइट होते ना हेलमेट वेलमेट पहन के होते, ये कुछ वैसा था। और इसे ये भी समझ में आता शायद ये बंदा इनका वेट कर रहा था कि लीलू कब दूर आएगा और ये कब अटैक करेगा। लीलू के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। और इसे याद आता है कि देखो एकेडमिक फेडरेशन के वो एल्डर ने कहा था कि जो ब्लैक विंड एम्पायर तहस नहस हुआ इसके अंदर किसी ने तो धोखा दिया था, किसी इंसान ने धोखा दिया होगा तभी तो ऐसा हुआ था। तो शायद ये कोई वैसा बंदा हो सकता है। अब लीलू भी अपने एलिफेंट ब्लेड को पकड़ता है दोनों हाथों, चार्ज करता है आगे की तरफ और फिर से एक स्लाइस अटैक मारता है। बट भाई देखो सामने वाला अगर अर्थफिंड पे है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हो। बट आप तो हो रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे ही ना। और इस बंदे का मकसद यही था कि कब तक अगर इस बंदे को रोक देता हूँ तो बाकी दोनों लड़कियों का प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि जो लड़की वर्ल्ड ऑफ लाइट से इस ऑरा को कंट्रोल कर रही है वो भी फिर धीरे धीरे उसका वर्ल्ड ऑफ लाइट कमजोर पड़ेगा क्योंकि वो बैटल में इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर बहुत सारे ये जो स्नेक्स हैं क्रिएचर्स बाहर निकल जाएंगे तो उन दोनों को फिर निपटा देंगे। और लीलू को अटैक को काउंटर करने के बाद ये बोलता है एक मक्खी जैसा रेजोनेंस मास्टर तुम मुझे काउंटर करोगे। लेकिन जैसा इसने सोचा था लीलू का जब अटैक जाता है ना वो एक्सप्लोड कर जाता है भी और इसे थोड़ा सा उसका शॉकवेव झेलना पड़ता है। इसे समझ में आता है ये बंदा काफी धुर्त है। और वैसे भी देखो यार ये बंदा नाइट में है तो इसे पता था, फाइटिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन लीलू ने फिर भी इसको थोड़ा भौचक्का कर दिया था और बंदा अभी अपने पावर यूज करना शुरू करता है। लेकिन जब तक ये आगे बढ़ता है लीलू अपना तीर निकाल चुका था, धनुष तीर, और ऐसे 5 अलग अलग तीर मारता है। इसे समझ में आता है यार ये बंदा बहुत सारे ट्रिक्स वाला है। और लीलू ने बहुत सारे अपने वाटर बुलेट से भी इस पर अटैक करता है। और एक तीर जो लीलू ने मारा था ना उसमें वाटर ड्यू था जो क्लिनजिंग ड्यू होता है तीर के अंदर, और कहां पर लगाना था ना लीलू ने उस लोकेशन को टारगेट करके मारा था। और इसे पता कैसे नहीं चला, ये मुझे मतलब मूर्ख बना रहा है। और लीलू क्योंकि वो जो आखिरी बूंद था ना जहां पर गाड़ना था उसे, जहां पर लगाना था बूंद गिराना था वहीं जाके गिरता। तो जितने भी लाइट बूंद इसने गिराई थी क्लिनजिंग ड्यू वो एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं और एक बैरियर बहुत तगड़ा वाला बनने लगता है। ब्लैक नाइट को और गुस्सा आता है कि मेरे सामने प्लान को कैसे कंप्लीट कर दिया, तो उसका किलिंग इंटेंट बढ़ जाता है और इसके हाथ में एक लांस था जिसे लेकर ये लीलू पर चार्ज करता है। लीलू अब जानता था कुछ हो नहीं सकता और ये अपने रेड ब्रेसलेट को टच करने जाता है। बट तभी एक फैमिलियर फिगर को लीलू देखता है और चैन की सांस लेता है। जैसे इस बंदे ने अपना भाला फेंक कर मारा था लीलू की तरफ ना, एक लाइट वॉल प्रकट होती, लाइट का बैरियर बनता और इस भाले को बीच में रोक देता है। ब्लैक नाइट देखता अच्छा तो ये लाइट रेजोनेंस गर्ल यहाँ पर आ चुकी है, मतलब इसका प्लान फेल हो चुका है और अब ये भागने को देख। लड़की देखती है कि तुम भागोगे मेरे सामने, मेरे गोल्डन आंखों के सामने, क्योंकि इससे पहले ही पता चल गया था जियांग किंग को कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे लीलू ने बैटल शुरू किया था और जियांग किंग इसके भाले को पकड़ती है जिसमें अपना हल्का सा लाइट पावर इकट्ठा करती है और फेंक के मारती है उसकी तरफ कि यार इसे भी तो लेते जाओ, ये तुम्हारा ही है। एकदम जैवलिन के स्टाइल में फेंकती है, मानो ये टोर्नेडो की पावर के समान आगे बढ़ता।
और लांस जा करके ना सीधा इसको लेते हुए जमीन पे घसीट देता है, एक दीवार में धंस जाता है और कई सारे पत्थर टूट जाते हैं। इसे भी समझ में नहीं आता, इतना स्ट्रॉन्ग। लेलू देख रहे थे यार ये क्या ही अटैक किया था जियांग किंग ने, एकदम गॉडली अटैक। और जियांग किंग पलटती है, लेलू की तरफ चिंतित होकर पूछती है तुम ठीक तो हो? लेलू अपना स्माइल करता है कि बस ठीक नहीं ही था, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये बंदा काफी खतरनाक है, मेरा वेट कर रहा था, इसे पता था शायद मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, बट काफी खुश थे कि तुमने अपना काम कर दिया। लेलू कहता है वो सब तो ठीक है यार, लेकिन ये काम किसके लिए कर रहा है, रोकना क्यों चाहता है हमें? और जब ये ना पत्थर उधर हटाते हैं, वहाँ ब्लैक आर्मर तो मिलता है, लेकिन उसके अंदर में भाई आर्मर है किसी इंसान ने पहना था ना, लेकिन वो गायब हो चुका था। क्या था भाई पता नहीं। और देखती है जियांग किंग आर्मर पर कुछ स्ट्रेंज सिनिस्टर मतलब खतरनाक रून्स बने हुए थे, मार्किंग थे, मतलब इसने कोई एस्केप रेजोनेंस आर्ट यूज किया होगा, बट इसके हिसाब से ज्यादा दूर नहीं किया होगा। लिलू भी कहता है वो सब छोड़ो, पहले हम उस 4 डीमोनाइज्ड सरपेंट को निपटाते हैं। और जियांग किंग के हिसाब से फिलहाल वो बंदा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो सीरियसली इंजर्ड था इसके अटैक की वजह से। और जियांग किंग बोलती मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और ये रेयर कॉम्बिनेशन था कि फर्स्ट प्रिंसेस और जियांग किंग के साथ में बैटल करें। फर्स्ट प्रिंसेस काफी खुश होती, वैसे भी वो काफी टेंशन में थी इस 4 पैरों वाले सरपेंट से बैटल करके। और जियांग किंग बोलती मैं इसे होल्ड तो कर लूंगी, लेकिन मेन काम तो आपको करना पड़ेगा। और जियांग किंग फिर से एक सील बनाती है वर्ल्ड ऑफ लाइट का, क्योंकि आपको पता है लाइट के सामने डार्कनेस की ऑरा वैसे ही कमजोर पड़ जाती है, फ्रीज होने लगती। और इस डीमन के आसपास ना एक लाइट एनर्जी इकट्ठा होना शुरू होती है, काफी टेंस थी। लेलू भी देख रहा था यार क्या ही पावर है इस वर्ल्ड ऑफ लाइट का। अब देखो वर्ल्ड ऑफ लाइट एक टेक्निक थी जो कि एक मिडिल ग्रेड का ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट, और क्योंकि जियांग किंग का रेजोनेंस ग्रेड बहुत हाई है, 9th ग्रेड में भी आई गेस सबसे ऊपर वाले लेवल में है, इसलिए इसका पावर काफी स्ट्रॉन्ग था। इसको सपोर्ट कर रहा था जियांग किंग का 9th ग्रेड का लाइट स्पिरिट अवतार। और फिलहाल ना इस लाइट पावर से बाइंड होने लगता है, बंधने लगता है। फर्स्ट प्रिंसेस कहती है ठीक है फिर अब मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि पावर तो इनका वैसे भी 4 डीमोनाइज्ड सरपेंट के बराबर ही था। अब वो क्योंकि बंध चुका है एक तरह से, तो काम इनका आसान हो गया था। फर्स्ट प्रिंसेस भी अपना ऑल आउट जाती और एक टेक्निक यूज करती हाई ग्रेड का ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट ग्रीन स्केल्ड ड्रैगन सीजर। तो एक ऑरा बनती है समझ लो कैंची के समान, जो कि काट सकती है किसी को भी। अब वो मतलब 4 डीमोनाइज्ड सरपेंट इससे सेंस तो करता है, बट क्या ही करे ना, वर्ल्ड ऑफ लाइट के सामने ये मजबूर था। हालांकि पूरा ट्राई करता अपनी ऑरा को एक्सप्लोड करने का, और फिर भी इसका जो आंख था ना उससे एक ऑरा निकल इस कैंची को ना थोड़ा सा डेविएट कर देती है, अपने रास्ते से थोड़ा इधर उधर कर देती है। तो कैंची काटता है इसकी बॉडी को, लेकिन पूरी तरह से नहीं काट पाता। 2 पैर फिर भी इसके कट जाते, और ये काफी पेन में चिल्ला रही थी। और उसकी बॉडी से एक अलग एविल ऑरा नया निकलना शुरू हो जाता है। इंगे भी बोलती है और फर्स्ट प्रिंसेस से बोलती है ध्यान रखो जो भी इसके पास है ना, देखो इंसान जब मर रहा होता है ना तो पूरा जी जान लगा देता है। तो फिलहाल ये 4 डीमन वही कर रहा था। अब जो अपनी लेडी थी यानी फर्स्ट प्रिंसेस, वो फिर से सेम अटैक बनाती, थोड़ा अलग था लेकिन 2 स्केल ड्रैगन करके कुछ था। और ग्रीन लाइट इसके हड्डियों को अंदर से खत्म करने लगती है। बैटल काफी इंटेंस चलता है, और काउंटर के दौरान ना भाई फर्स्ट प्रिंसेस भी कुछ 100 फीट पीछे जाके गिरती, और इनकी बॉडी पर एविल ऑरा भी आता। लेकिन इनका आर्मर काफी पावरफुल था, तो जो कोरोजन इफेक्ट होता है, मतलब अगर डायरेक्ट वो लिक्विड गिर जाए ना तो बदन जल जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है इनके आर्मर की वजह से। अब बैटल ना टिकने का था, और ये जानती थी क्योंकि अब 4 डीमन काफी इंजर्ड है तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और इस समय जैसे कुछ कहने वाले थे कि बस हमें बस थोड़ा और होल्ड करना है, बट जियांग किंग आगे आती है, प्योर लाइट एनर्जी यूज करते 5 कीले बनते हैं, जो कील हम दीवार में ठोकते हैं, जो कि पूरे फायर और लाइट ऑरा से भरे पड़े थे। यह मिड ग्रेड का ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट था, डेमन पेन नेल्स। और अगर आप इस आर्ट को पूरी तरह से मास्टर कर लो तो 7 कील प्रकट कर सकते। अब देखो ये अटैकिंग मतलब पावर था, इसमें ऑफेंसिव पावर था। और जियांग किंग का दूसरा अटैक था वर्ल्ड ऑफ लाइट, जिससे आप डिफेंस कर सकते हो। फर्स्ट प्रिंसेस एकदम चौंक जाती है इस अटैक को देखकर। पावर जो दिखा रही थी जियांग किंग, हालांकि ये तो थी फिनिश टायर कल्टीवेशन, लेकिन पावर लेवल आराम से उसके ऊपर था। हालांकि ज्यादा अग्रेसिव था, फर्स्ट प्रिंसेस से भी ज्यादा अग्रेसिव था। और जियांग किंग की प्रायोरिटी भी यही थी कि जल्दी से इसको निपटाओ, और फर्स्ट प्रिंसेस भी अपना अटैक करती, दोनों साइड से अटैक करती, और फाइनली ना इसका गर्दन उड़ाते थे ग्रीन पावर से फर्स्ट प्रिंसेस। और जो बॉडी थी ना अलग अलग होकर भागने को देखती। जियांग किंग अपने वर्ल्ड ऑफ लाइट को यूज कर देती, पूरी तरह से इस वर्ल्ड ऑफ लाइट में जला करके धीरे धीरे खत्म कर देती है। लीलू भी बोलता अच्छा फाइट किया आप लोगों ने, मैं कह सकता हूँ ब्यूटी एंड द बीस्ट। जियांग किंग पूछती चलो वो तो ठीक है, पॉइंट्स में कुछ चेंजेस हुए क्या? लीलू भी अपना स्पिरिट मिरर निकालते और देखते हैं कि तुम दोनों के इस योगदान से फिलहाल हम टेम्पररी रूप से फर्स्ट रैंक पर आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जो रिवर्ड गार्ड सिटी को क्लियर किया था ना तो उसके 50,000 पॉइंट मिले थे, और 40,000 मिलते हैं क्योंकि इन्होंने वो जो मेन काम था क्लिनजिंग करना पूरा उसके मिले थे। और टोटल मिलाकर के इनके आसपास 2 लाख पॉइंट्स हो चुके थे। पहले की भी यार देखो कुछ पॉइंट्स थे, तो इन्होंने एक प्राइमरी मिशन तो पूरा कर दिया था। एकेडमिक फेडरेशन का था ना कि आपको एक सिटी तो क्लियर करना है, वो कर चुके थे ये। और फर्स्ट प्रिंसेस भी कहती देखो यार लालन जैसे लोग जो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे वाले एविल उनका कुछ नहीं कर सकते, वो लोग भी जल्दी ही ऐसा कुछ करेंगे, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर ये बताते हैं फर्स्ट प्रिंसेस को उस ब्लैक नाइट के बारे में, और इन्हें भी याद आता है ना कि वो जो एकेडमिक फेडरेशन के एल्डर थे लिंग यू, उन्होंने कहा था यार देखो कि ये जो पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय हुआ जो एम्पायर था, इसमें कोई अंदर का ही बंदा कुछ धोखा किया होगा, तभी वो एविल्स फैले होंगे।
और फर्स्ट प्रिंसेस काफी खुश होती है कि अर्थफिंड का बंदा इस पर अटैक करा था और इसने फिर भी वो बैरियर सेट कर दिया था। मतलब लीलू की तारीफ करती है और काफी प्रभावित होती है। देखो पहले से ये लीलू को बहुत अच्छा मानती थी कि ये बंदा है ना तो चमत्कार तो करेगा। लीलू भी अपना बोलता है अरे नहीं उसका ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं कहाँ कर पाता। ये अपना थोड़ा सा अच्छा दिखाने को देखता है, हम्बल बनने को देखता है। अब जियांग किंग बोलती वो सब छोड़ो, अब ये जो स्नेक क्रिएचर जिसको किसने बांध के रखा था वर्ल्ड ऑफ लाइट में, वो जागना शुरू हो रहे थे, तो उन्हें भी अब खत्म करना था। और इन्हें आप खत्म करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे, मतलब जितने भी आप एविल्स को मारते हो उसका पॉइंट्स मिलते हैं। तो तीनों अपना अपना एरिया डिसाइड करते हैं और इन्हें निपटाना शुरू कर देते हैं। और फाइनली जब ये बैटल समाप्त होता है तो इनको 60,000 पॉइंट्स और मिल चुके थे, क्योंकि अर्थली क्लास के ना यहाँ पर बहुत सारे एविल्स थे तो उसके पॉइंट्स ज्यादा थे। लेकिन जियांग किंग देखती है लान लान वगैरह भी काफी तेजी से कैचअप कर रहे थे, जैसे कि उन लोग के भी 2 लाख से ऊपर पॉइंट्स हो चुके थे और इनके शायद 2,30,000 के आसपास थे। अब फर्स्ट प्रिंसेस बोलती है अब कहाँ चलना चाहिए तुम लोगों के साथ, और जियांग किंग को याद आता है थंडरपिल माउंटेन, क्योंकि रिवर गार्ड सिटी से 150 किलोमीटर के रेंज में है, साउथ वेस्ट आई गेस। और लीलू भी बोलता है हाँ वहाँ पर रॉयल्टी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। तो फर्स्ट प्रिंसेस भी मजे लेती है कि मतलब तुम रॉयल लोगों को पसंद नहीं करते हो क्या। लीलू बोलता है अरे बिल्कुल नहीं, ब्लैक विंड एम्पायर के बारे में मैं बोल रहा था। जिया किंगडम में आप जैसी प्रिंसेस हो तो कौन नहीं चाहेगा। तो फिलहाल ये लोग अब थंडरपिल माउंटेन के लिए निकल जाते हैं और उनको याद आता है कि गार्डन में जो लोग हैं ना जिनको ये बंदी खा रही थी एविल क्रिएचर, उन्हें भी फ्री कर देते। और इन लोगों को जब ये फ्री करते हैं ना वो लोग काफी रोते हैं, क्योंकि जब कोई इतने एविल क्रिएचर के बीच में फंस जाए तो सोच लो उसका दिमाग का क्या होता है। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आता वो सच में मतलब बच गए क्या। लीलू वगैरह को ज्यादा प्रॉब्लम होती, फर्स्ट प्रिंसेस का तो आदत था, जियांग किंग को भी थोड़ा बुरा लगता। तो फिलहाल जब ये ट्रैवल करते तो एक दिन निकल जाता है और ये थंडरपिल माउंटेन के करीब आ चुके थे। एक पहाड़ी के ऊपर में एक पेड़ को देख जो कि सिल्वर कलर का चमक रहा था, हालांकि काफी दूर था लेकिन दूर से ही अपनी चमक बिखेर रहा था। बिजलियां मानो उसके ऊपर कड़क रही थी। इससे आप थंडरपिल वृक्ष कह सकते हो, पेड़ कह सकते हो। फर्स्ट प्रिंसेस भी हैरान थी कि क्या ही ट्रेजर है। जियांग किंग कुछ बोलने ही वाली थी तभी रुक जाती, स्पिरिट मिरर को देखती। एक इमरजेंसी मिशन आ रहा था इनके पास और इन्हें पता चलता है कोई स्क्वाड यहाँ पर खो गया है और अगर आप उन्हें मतलब ढूंढ लेते हो या जो भी है ना तो आपको 50,000 पॉइंट्स मिलेंगे। और फर्स्ट प्रिंसेस बोलती है अगर ऐसा बड़ा खतरा था तो वो लोग अपने मिरर को फोड़ देते, यहाँ से डायरेक्ट गायब हो जाते, निकल जाते। यानी कि थंडरपिल माउंटेन काफी डेंजरस है, कुछ तो है मतलब यहाँ पर। और फर्स्ट प्रिंसेस भी बोलती चलो चल के देख लेते हैं। अब फर्स्ट प्रिंसेस को भी अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा तो था ही, डरती तो ये नहीं थी किसी से। तो फिलहाल ये फिर से आगे बढ़ते हैं जब तक इन्हें ग्रेटर हेवनली डिजास्टर क्लास का कोई एविल न मिले, तब तक इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहाड़ी रेंज में जैसे ये पहुंच रहे थे ये फिर से रुकते और राइट की तरफ देखते। इस इमरजेंसी मिशन के लिए एक और टीम शायद आ चुकी थी और ये देखते 2 स्क्वाड, मतलब टोटल 6 लोग। लीलू देखता है और पहचान लेता है कि वो लूमिंग थी एक स्क्वाड में, और एक बंदा हंसता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा भाला था। ध्यान से देख रहा था फर्स्ट प्रिंसेस और जियांग किंग को। लीलू इनके बैच की तरफ देखता, ये बंदा था नॉर्दर्न सी सेज कॉलेज का, और लीलू उस बंदे को पहचान लेता है, एओबाई करके था। सेकंड ईयर में ये टॉप किया था ना अभी, और एओबाई भी से एक रेस्पेक्ट दिखाता है। फर्स्ट प्रिंसेस भी स्माइल करती है, वो जो बंदा पहले हंसता था ना वो नॉर्दर्न सेज कॉलेज का 4th ईयर का स्टूडेंट था केन्यू, और ये बंदा 5th पर्ल हेवनली पर्ल कल्टीवेटर था, इनसे कमजोर था बट ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग। दूसरे साइड में जो स्क्वाड थी ना वो हेवनली इन्फर्नो सेज कॉलेज का था, और वहां पर जो 4th ईयर का बंदा था जाओ बेली करके था, और लूमिंग उनके साथ थी, और उसके पास भी तगड़ा ना एक भाला जैसे कुछ था। और ये भी फर्स्ट प्रिंसेस को रेस्पेक्ट दिखाता, योर हाइनेस कह के बोलता, और बोलता है मैंने वो कंपटीशन में 4th ईयर के नहीं मिला बट मुझे पता है आप मुझे हरा देती। मतलब दोनों देखो यार, उधर किन्यू और इधर जाओ बेली, दोनों फर्स्ट प्रिंसेस से वीक थे। और दूसरा चीज ये रॉयल्टी रखती थी यार, राज घराने की थी, और ये भी इनकी तारीफ करती है आप लोग बहुत हम्बल है। और ये भी बोलते हैं कि हम लोग थंडरपिल माउंटेन ही आ रहे थे, तब ये इमरजेंसी मिशन भी आ, अब हमें भी नहीं पता कौन सा स्क्वाड मिसिंग गया, तो क्यों ना हम साथ में चलते हैं, पहले उस स्क्वाड को ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसेस बोलती नहीं कुछ, जियांग किंग की तरफ देख, जियांग किंग लीलू की तरफ देखती। लीलू को नहीं पता था मैं किधर पलटू, भाई के पसीने छोड़ रहे कि मैं क्या बोलूं यार, ये लोग मुझे क्यों फंसा रहे। और बोलता है यार कोई ना, फिर साथ में रहेंगे तो अच्छा ही है। फर्स्ट प्रिंसेस फिर केन्यू की तरफ देखते हैं, केन्यू जाओ बेली की तरफ देखता है और बोलते हैं ठीक है भाई फिर साथ में काम करते हैं। और वो लोग भी हैरान थे कि यार ये लोग लीलू की तरफ क्यों देख रहे हैं, इतनी स्ट्रांग खुद है, जियांग किंग है यहाँ पर। और सोचते हैं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट प्रिंसेस जियांग किंग की तरफ पोलाइट है और जियांग किंग का लीलू के साथ अलग रिलेशन है तो उसको भाव ज्यादा मिल रहा है, बट लीलू ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। लीलू देखता है कि जो नॉर्दर्न सी कॉलेज के केन्यू थे ना उनको एक अलग इंटरेस्ट था फर्स्ट प्रिंसेस में, और हो भी क्यों ना भाई, लड़की बहुत सुंदर है। लीलू भी देखता है लूमिंग की तरफ हम फिर से मिले। लूमिंग जो थी अपने हाथ ऐसा मोड़ के खड़ी थी और ये बोलती मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम सिंह टाइग्सो को हरा सकते थे। लीलू सीरियसली बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हारे पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं किया था बैटल में। लूमिंग को लगता है क्या मतलब मैं इतनी कमजोर थी, और ये भी बोलती वो तो तुमने पॉइजन ट्रिक यूज किया था, नहीं तो मैं तुम्हें बताती। लीलू कुछ नहीं बोलता कि यार क्यों परेशान करना इसे, अभी साथ में काम करना है। और लूमिंग बीच बीच में जियांग किंग की तरफ भी देख और फाइनली पूछती है कि लीलू मतलब साथ में जा रहे थे वो लोग थोड़े आगे थे कि सीनियर जियांग तुम्हारी सच में फियांसे हैं। लीलू बोलता है यार मतलब तुम्हारे कान में भी ये बात पहुंच चुकी है, लड़कियां तो अच्छी होती है ना जो स्ट्रांग होती हैं, ऐसा इधर उधर वाली कानाफूसी वाली बातें नहीं करती। लूमिंग बोलती है यार कौन ऐसा न्यूज नहीं सुनना चाहेगा, इनसे खूबसूरत बला की और स्ट्रांग कोई है क्या, तुम इतने लकी कैसे हो सकते हो। लीलू बोलता है लकी है भाई, ब्यूटीफुल गर्ल है, हैंडसम आदमी हूं मैं, साथ में नहीं रह सकते क्या।
ये बातें करते तभी जाओ बेली जो इन्फेर्नो के लीडर थे वो बोलते तुम लोग क्या कर रहे हो। मुझे लगा था कि लूमिंग तुम बात नहीं करोगी लीलू से, तुम हार गई थी, बट चलो अच्छा है। और ये भी बोलती है कि अरे सीनियर जाओ आप ही बताओ, हार और जीत तो गेम का पार्ट है ना, कंपटीशन का पार्ट है। और लीलू को ये समझ में आता है कि जो जाओ बेली है ना, और क्योंकि लीलू अभी लूमिंग के साथ था ना, तो ये जो सीनियर थे ना जाओ बेली ने थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। बोलते हैं लीलू तुम अपने स्क्वाड के साथ जाओ, हमें अपना डिस्कशन करना है। और बात भी सही था ना, लीलू अलग ही हैंडसम था, कोई भी लड़की उसके प्यार में पागल हो सकती थी। और लीलू सोचता है मन में यार ये जाओ बेली भी अलग चोमू है भाई, इसे नहीं पता है कि जियांग किंग वैसे ही मुझ पर नजर बना के है, उसके रहते हुए मैं कुछ कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं प्ले बॉय थोड़ी हूँ। और ये लूमिंग को ऐसा हाई फाई टाइप दे के निकल लेता अपने स्क्वाड की तरफ। तीनों स्क्वाड अपनी अपनी टीम के साथ चल रहे थे और बीच बीच में अपना कम्युनिकेशन बना के थे। देखो थंडरपिल माउंटेन था ना, तो यहाँ पर थंडर अलग लेवल पे था, तो करप्शन काफी वीक था। फिर भी ये लोग चौकन्ने से और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ भी हो यार, यहाँ से एक स्क्वाड गायब हुआ है तो बड़ी बात होती है। और ये लोग ना आगे ऐसा बढ़ते, एक स्क्वाड लेफ्ट से, दूसरी राइट से और एक बीच से जाती, ताकि पूरा एरिया कवर कर पाए। और इसी समय में डार्क कॉर्नर में पहाड़ी में कहीं दिखाया जाता जहाँ पर करप्शन काफी डेंस था, रिवर गार्ड सिटी से भी ज्यादा डेंस था। और यहाँ पर हमें एक ब्लैक नाइट को दिखाया जाता जो कि एक अगरबत्ती जला रहा था, रेड लाइट निकल रही थी। और अगरबत्ती में जब धुंध निकलता ना तो कुछ बोलता किसी का चित्र सा बन जाता है कि ग्रेट वन, यहाँ पे एक और स्क्वाड आ रही है। और इस धुंध में एक रेड फिगर दिखता है। कोई ना, एकेडमिक फेडरेशन वाले कितने भी आए, लगता है ये मर नहीं चाहते, सभी को खत्म कर दो। और ये बंदा बोलता है यार एलाइड स्टूडेंट्स है ना, मजा आएगा फिर। और एकेडमिक फेडरेशन वाले यहाँ पर लोगों को भेज रहे हैं, मतलब उनका भी कुछ प्लान चल रहा है। कोई ना, लेकिन रेड क्ले प्रोविंस मेरे अंडर में आता, इन्हें मैं ये सब करने तो नहीं दूंगा। थंडरपिल माउंटेन मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है, तुम रिवर गार्ड सिटी को नहीं बचा पा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता है। और ये जो ब्लैक नाइट था ना और डर जाता, बोलता है डरिए मत, चिंता मत करिए ग्रेट वन, इस बार मैं पूरा तैयारी करूंगा, कोई दुर्घटना नहीं होगा। रेड शैडो जो था ना, जो ग्रेट वन एक तरह से आप कह सकते हो, वो गायब हो जाता है इस धुंध में। फिलहाल ये लोग देखो, पहाड़ी तो बहुत बड़ी होती ना, पहाड़ फिर उससे ऊंचा पहाड़, तो कुछ वैसे एरिया में थे। और फर्स्ट प्रिंसेस अब थोड़ा चिंतित भी हो रही थी और बोलती चलो यार फिर मेन माउंटेन टॉप पर चलते, बाकी लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 घंटे और निकल जाए, थंडरपिल ट्री के पास आ चुके, अभी तक इन्हें कुछ और फील नहीं हुआ था। ज़ॉबेली ऐसा कहते यार कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल लग रहा है। बिजली खड़ा करिए जैसे थंडरपिल ट्री एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई भी नहीं यहाँ पर। जियांग किंग लेकिन इस पेड़ को ध्यान से दिख रही थी, खास करके पेड़ का एक क्राउन सा कुछ था, ताज जैसा, वहां पर जहाँ पर 2 फल लटके हुए थे और फल पर भी नहीं बिजली अलग खड़क रही थी। इसे आप थंडरपिल फ्रूट्स कह सकते हो। और जब ये बोलती है इसके बारे में तो लोग और ज्यादा ध्यान से देख, क्योंकि जो लाइटनिंग वाले हैं ना उनके लिए तो ये और अच्छा है ना, और नॉर्मल बंदे के लिए भी, क्योंकि उनकी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा। थंडरपिल अवतार आप बना सकते हो ऐसे रिफाइन करके। फर्स्ट प्रिंसेस भी भाई इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, और फर्स्ट प्रिंसेस ने अपनी ऑरा से इसे काट देती है पेड़ को, मतलब जो फल था उन्हें लटके रहते ना कहीं पर, और सबको दिखाती यार 2 ही है, लेकिन हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे। अब किन्यू और ज़ाओबेली का भी ध्यान बहुत आता है, क्योंकि ये लोग देखो यार हेवनली पॉल स्टेज पे थे, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। और फर्स्ट प्रिंसेस बोलती मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये 2 ही क्यों हैं, क्या ये इत्तेफाक है, किसी का प्लान है। किन्यू और ज़ाओबेली भी थोड़े हैरान थे कि आप ऐसा करिए योर हाइनेस, कि किसी ने ये प्लान किया ऐसा। और फर्स्ट प्रिंसेस बोलती मुझे तो यही लग रहा है शायद। जियांग किंग बोलती योर हाइनेस मुझे एक फ्रूट दीजिए, मुझे देखना है। और जब ये इस फ्रूट को पकड़ती, फ्रूट खुलने लगता, लाइटिंग एनर्जी का ब्लास्ट निकलता है। अब किन्यू और ज़ाओबेली को तो अच्छा नहीं लग रहा था यार, ये फ्रूट्स को खराब कर देगी, बट वो रुक जाते हैं। और जब ये फल कटता है ना तो उसके अंदर ब्लैक कलर दिखता है, खतरनाक लेवल का करप्शन। और जियांग किंग एक्सप्लेन कर देती कि इसके अंदर सीड ऑफ करप्शन है। और इन्हें अब समझ में आता कि लालच क्यों खराब चीज होती है। और इन्हें समझ में आ रहा था अगर फल को खा लेते तो क्या ही होता। किन्यू कहता यार ये तो बहुत क्लोज था, मतलब दिमाग इनका एकदम फट जाता है, ऐसा समझ लो कि भाई क्या खतरनाक लेवल का प्लान था जो भी था ये। लेकिन फर्स्ट प्रिंसेस ने भी ऐसा नहीं सोचा था, इन्हें लगा था कि 2 फल किसी ने जानबूझ के रखा होगा कि टीमें आके झगड़ा करें, बट अंदर में क्या था वो जियांग किंग ने दिखाया था। लूमिंग भी कहती यार इस पेड़ में कुछ मुझे विचित्र लगा, और जियांग किंग ये एक्सप्लेन करती क्या पता यहाँ पर जो करप्शन है उसे ये थंडरपिल ट्री ने अब्सॉर्ब कर लिया था समय के साथ। और सबको लगता हाँ ये बात भी हो सकता है, मतलब एक तरह से पेड़ ही बॉम्ब बन चुका है ना करप्शन का, मतलब सबसे खतरनाक चीज है भाई ये फिर तो। और अब एओबाई पूछता है फिर हमें क्या करना चाहिए। जियांग किंग बोलती है देखो लाइटनिंग और ज्यादा कड़क रहा है और मानो एक बैरियर सा बना रहा है। फर्स्ट प्रिंसेस भी अब नोटिस करती है। ज़ाओबेली समझ जाता है अच्छा ही हमें कैप्चर करने वाला है। फर्स्ट प्रिंसेस चिल्लाती है निकलो यहाँ से। और ना पेड़ के जो तनाएं होती है ना, तने जो होते हैं वो फैलने लगते हैं एकदम लाइटनिंग के समान, इन्हें बांधने को देखते हैं। और काफी थे इवन इन हेवनली पॉल स्टेज को सीरियस होने में। फर्स्ट प्रिंसेस चिल्लाती तुम लोग पीछे हटो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट कि जूनियर्स इसे नहीं संभाल पाएंगे। इसमें फर्स्ट प्रिंसेस किन्यू ज़ाओबेली आगे आते हैं। फुल कंबाइंड पावर से ना जो तनाएं आ रही थी इन्हें रोकने को देखते। जियांग किंग पीछे से ध्यान रख रही थी। उनका 9th ग्रेड का जो स्पिरिचुअल अवतार था ना वो चमक रहा था, साथ में वो तलवार था। हालांकि इस अटैक को ये काउंटर तो कर देते। जो पेड़ था ना उसके आसपास एक जेल जैसा बनने लगा। और लूमिंग बोलती शायद अब हम ट्रैप हो चुके हैं। लीलू भी बोलता है मैं भी बोलूँ इतना शांति कैसा था, तूफान तो आना ही था। और लूमिंग भी बोलती है इस जगह से निकलना मुश्किल क्यों है, क्योंकि लाइटनिंग लगातार गिर रही है और हमारा डिफेंस में ही अच्छा खासा एनर्जी वेस्ट हो जाए। बट इन्हें पता था ये सब चीजें तो फर्स्ट प्रिंसेस और जो टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें पता ही है।
पहले मिसिंग स्क्वाड को छोड़ो भाई, खुद को बचाओ। इनके दिमाग में अब ये चल रहा था। और तभी जब तक ये सोच रहे थे ना, एक और जो झाड़ था ना पेड़ का इनकी तरफ, जिसमें बिजलियां कौंध रही थी, इनकी तरफ पड़ता है। और वो पड़ता किसकी तरफ है? लीलू और लूमिंग की तरफ। लीलू तुरंत ही लूमिंग के पीठ पर ना ऐसा हाथ मारता है तो थोड़ी दूर चली जाती, तो वो तो बच जाती, बट ये अटैक आता है लीलू की तरफ। और झाड़ था भाई एकदम लाइटनिंग चमक रही थी, लीलू को काफी दूर फेंक देता। इसके बार एकदम खड़े हो जाते, जो बाल होते हैं ना, बिजली जब लगती है आपको बिजली मार देती, और लीलू खून के उल्टे करता। बेसिकली सीरियसली इंजर्ड हो चुका था, लेकिन झाड़ को पकड़ के रख लेता लीलू। लूमिंग भी चिल्लाती कि लीलू नहीं, पर तभी एक पावरफुल तलवार इस तरफ पड़ता है, झाड़ को 2 भागों में काट देता है। लेकिन जमीन के अंदर से ना झाड़ और ज्यादा निकलने लगते हैं, इनकी तरफ पड़ते हैं। माहौल काफी केओटिक था और जियांग किंगे भी अब इन चीजों को काउंटर करने में फोकस करती है। लीलू पर क्या ही ध्यान देंगे। इधर लूमिंग पहुंचती है लीलू के साइड कि तुम ठीक तो हो। लीलू भी बोलता है वो तो अच्छा है कि फर्स्ट प्रिंसेस वगैरह ज्यादातर अटैक को संभाल रही है, और जियांग किंगे वगैरह, नहीं तो अपना कुछ नहीं होता। और लूमिंग समझती थी कि लीलू ने एक तरह से इसको बचा लिया था, नहीं तो ये पहले इंजर्ड होते। लीलू भी स्माइल करते, यार तुम्हारे से सुंदर लड़की के लिए एक तो जख्म खा ही सकता हो। लूमिंग को गुस्सा आता है, बट ये फिलहाल कुछ बोलती नहीं। और ये फिर बोलती, मुझे नहीं लगा था जो किसी लड़की को जहर से इंजर्ड कर सकता है वो बचा भी सकता है। लीलू बोलता है उस समय तुम मेरी दुश्मन थे, अपोनेंट थे यार, तो दुश्मन भी नहीं। और ये बोलती ठीक है पहले तुम हील करो, मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ। लीलू अपना फोकस करता है हीलिंग पर, और झाड़ की तरफ देखता है ना, तो झाड़ मानो इसको आवाज दे रहा हो। इसने झाड़ को पकड़ के रखा था और जियांग किंगे ने काट दिया। वीक सिग्नल भेज रहा था, यार मुझे बचा लो। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता है।